दोस्तों आज हम सोलेंटो के अपकमिंग एपिसोड का एक्सप्लेन करने वाला है जो कि 108 होने वाला है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योहा का सेल्फ क्रिएटेड 3 टेक्निक देखने को मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। और पहले पावरफुल टेक्निक को यूज करते ही देखते हैं कि बहुत लोगों की बैंड बजा देता है योहा। फिर वो अपना सेकंड टेक्निक यूज करता है जो कि सॉर्ड ऑफ निंगडोन होता है। और जो इविल मास्टर होता है बोयू, वो योहा की सेकंड पावरफुल टेक्निक की वजह से मारी जाती है। जिसके बाद योहा अपना थर्ड और लास्ट अटैक करता है जिसका नाम होता है पाम ऑफ हाउडोंग, जिसने दोनों एल्डर्स को पीछे हटने में मजबूर कर दिया होता है और साथ ही उन दोनों को घायल कर दिया होता है। फिर यह वहां पे बहुत ही तेजी के साथ निकल जाता है, जिसके बाद यह वहां से जाते हुए अपनी स्टोरी सुनाने लगता है और फिर वहीं पे मर जाता है। लेकिन हम वांग क्योर को देखते हैं जिसने यह के लिए अपना सेक्रीफाइस देने को रेडी हो गया होता है और वो भी इस टाइम काफी सैड होती है और अपनी पूरी वे की स्टोरी बताती है। जिसके बाद हमें वांग क्योर की 10 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स और सोल बोन देखने को मिलता है जो सीधे यह के फोरहेड में समा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यह के स्पिरिचुअल सीन में एनर्जी की बाण आ गया होता है और फिर तभी पहली बार इन तीनों बीस्ट को भी पता चलता है कि वांग क्यूरी डेस्टिनी बीस्ट है। और फिर हमें पहली बार इसका ड्रीम का ह्यूमन वर्जन देखने को मिलता है और जल्दी ही आगे आने वाले एपिसोड में हमें आइस एम्पर और स्नोगल के एडल्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। और फिर हमें वांग क्यूर के सेक्रीफाइस करने की वजह से डिटियान गुस्से में आ जाता है। तो चलो दोस्तों अब हम एपिसोड 108 को एक्सप्लेन करते हैं जो कि अभी आने वाला है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हाई यूई सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बड़ा सा नाव के अंदर जू साची खड़ा होता है और वह पूछता है क्या सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो केतु जवाब देता है यहाँ टोटल 613 लोग पहुंच चुके हैं लेकिन अभी भी 12 लोग ऐसे हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। और जू साची जैसे ही यहाँ सुनता है उसका चेहरा चिंता से भर जाता है और वो बस एक लाइन में कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। और फिर वो बिना कुछ बोले धीरे से मुड़ जाता है और तभी केतु उसे रोक कर कहता है साची समय आ गया है। और ये सुनकर वो तुरंत इस नाव को शुरू करने का ऑर्डर कर देता है। और अगला सीन हमें लेकर जाता है एक किले के अंदर जहाँ जूतियारन खड़ा होता है और जब उसे ये खबर दिया जाता है कि सारे हॉस्टेजेस यहाँ से बच के निकल गए हैं तो वो एकदम शॉक में आकर बस इतना कहता है क्या सारे लोग यहाँ से बच निकले हैं। और जैसे जूतियारन को ये पता चलता है कि इतने सारे हॉस्टेजेस बिना किसी ट्रेस के बच निकले तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से में कहता है इन सभी को संभालने की जिम्मेदारी तो होली स्पिरिट चर्च के हाथ में थी ना और उन्हें तो स्पेशल पॉइजन भी दिया गया था ना जिससे कि कोई भी बंदा अपने सोल पावर को रिस्टोर ना कर सके। तो आखिर फिर ऐसा कैसे हुआ कि सारे के सारे लोग यहाँ से बच निकले और यहाँ तक कि उनमें से कोई भी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। और वो एक जोरदार आवाज में कहता है कि अभी इसी वक्त उस चर्च लीडर को मेरे सामने ले आओ। और तभी वो सबकी तरफ घूरते हुए पूछता है क्या तुम में से किसी को भी उस बंदे के आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी मालूम है जो अपने स्पिरिचुअल सी को जलाकर यहाँ से निकल गया था। और उस साइलेंस के बीच में से एक बंदा आकर कहता है कि हमने सारे रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक किया है और उस बंदे के आइडेंटिटी को ट्रेस करने की कोशिश की और पता चला कि वो बंदा श्रेक कॉलेज और तांग सेक्ट से बिलोंग करता है। और जहां तक कि हमारा इन्फो है उसका नाम योहाव है और जब इसने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था तब ये एक व्हील चेयर में बैठा करता था लेकिन जब वो कल रात को अपेयर हुआ तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और मैंने खुद कंफर्म किया था कि वही था। और जैसे ही ये बात सामने आता है तो जूजी बिल्कुल चौंक जाता है और परेशान होते ही कहती है किसी ने सिटी वॉल्स को आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उड़ा दिया था और हमारे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार योहा के पास आइस एबिलिटीज है जिन्हें वो बहुत अच्छे से कंट्रोल भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो योहा ही था। और आखिर वो उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए यहाँ क्यों आया और कैसे वो इतने सारे प्रोटेक्शन लेयर को पार करके अंदर पहुंच गया और यहाँ तक कि उसने अपने स्पिरिचुअल सी को भी पूरी तरह से जला दिया। तो फिर इसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा। और तभी सीन में एक नए प्रेजेंस का अराइवल होता है जब चर्च लीडर जोंग लियो वहाँ पे अपेयर होता है और उसका आवाज पूरे हॉल के अंदर गूंजता है जब वो कहता है ये तो सच में बहुत अजीब बात है क्योंकि उन तीनों एम्पायर के ज्यादातर ताकतवर लोग तो हमारे सर्विलेंस में ही थे फिर भी योहो ने इस पूरे ऑपरेशन को इतने साइलेंटली कैसे एक्सिक्यूट कर दिया ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और शायद अब हमें उसे एक मेयर स्टूडेंट नहीं बल्कि उसे एक एनिमी ऑफ द स्टेट मान लेना चाहिए और हमारे ही टेरिटरी के अंदर चोरी छुप के आना और इस पूरे ऑपरेशन को इतना साइलेंटली एग्जीक्यूट कर जाना वो भी बिना किसी गलती के इतने सारे लोगों को बचा के यहाँ से ले जाना ये कोई आम बात नहीं हो सकता है। पक्का ये काम एक या दो लोगों का नहीं था। इसका मतलब ये है कि योहो को काफी लार्ज स्केल में फाइनेंशियल ह्यूमन और रिसोर्सेज का सपोर्ट मिला होगा। और जैसे इस मामले का पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है मैं खुद तुम सबको इसके पीछे का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। और ये कहकर वो अपने अचानक अपने भारी आवाज में सबको झुकने का आदेश देता है
और उसके ये सब सुनते ही पूरा हॉल एकदम से साइलेंट हो जाता है। सभी के चेहरों पर टेंशन साफ दिखता है और किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता है। तभी अचानक से चर्च लीडर के आंखों में गुस्से की आग जलता है और वो अपने पास रखे सिगरेट डैश को अपने हाथ से तोड़ देता है और उस टूटने की आवाज इतनी तेज होता है कि उसके सारे फॉलोअर्स एकदम से कांप उठते हैं और तुरंत ही डर के मारे जूतेरन के सामने घुटने के बल गिर जाते हैं। और तभी यह चर्च लीडर बिना एक पल की देरी किए सीधा सनमून एम्पायर के गार्ड्स की ओर बढ़ता है, जैसे अब वो खुद इस पूरे मामले का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जा रहा हो। और उनसे पूछताछ करते हुए ये चर्च लीडर अपने कोल्ड टोन में कहता है, वाकई में काफी ज्यादा बेकार था, क्योंकि जो हमारे दुश्मन थे वो अपने इच्छा अनुसार अंदर या बाहर आ जा सकते थे और तुम लोगों को भी उस सभी को पकड़ने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज दिए गए थे, लेकिन तब भी दुश्मन हमारे ही सिटी के अंदर घुस आए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तुम दोनों की ही थी ना। और इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वो एकदम घबरा कर तुरंत ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चर्च लीडर बिना किसी वार्निंग के अपने टेरिफाइंग पावर को अनलीश करता है और वो भी इतने ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कि पूरा एरिया एकदम से काले एनर्जी से वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वो दोनों गार्ड्स वहीं पे हेल्पलेस हो जाते हैं और उनके मूवमेंट पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। और इस पल चर्च लीडर अपने खतरनाक गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों के ऊपर अपना सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए दबाने लगता है और जैसे ही ये दोनों की सोल उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर वाइंड होता है, वो धीरे से अपना सर घुमाकर कहता है, योर मैजेस्ट्री, मैंने बिल्कुल भी यहाँ नहीं सोचा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गया है तो मुझे अपने मेथड्स बदलने होंगे। और यहाँ सीन देखकर जूजी और जूतियरन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार चर्च लीडर को इतने रूथलेस वे में देखा है। और ये कहता है, अब हमें इससे निपटने का जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा और आपके पास आगे का प्लान होना जरूरी है, क्योंकि अब शायद जंग से नहीं बचा जा सकता है। और इतना कहकर चर्च लीडर अपने लोगों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है, जबकि इस तरफ जो थर्ड एल्डर होता है वो डर के मारे कांप रहा होता है और उसकी आवाज तक थरथराती है जब वो कहता है, योर मैजेस्ट्री, वो कुछ ज्यादा ही इतरा रहा था। और चर्च लीडर की यह हरकत ने जूतियारन के अंदर का गुस्सा एकदम से उबाल पर ला दिया होता है और वो अपने मन में सोचता है कि यह चर्च लीडर आखिर हिम्मत कैसे कर गया मेरी तरफ इस तरफ से आंख उठाने का। वाकई में इसकी हिम्मत की तो दाद देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से कुछ लोग ऐसा होता है जो मेरी ताकत को कम आंकने की भूल करता है। और जूतियरन बिना कोई वक्त गवाए सीधा जूजी को आदेश देता है कि तुम अभी के अभी मिलिट्री हेडक्वार्टर जाओ और मिंगड़ू के अंदर जितने भी कमांडर से ऊपर के जनरल्स हैं उन सभी को ही मेरे पास आने का आदेश दे दो, ताकि हम इस मसले को बिना किसी देरी के डिस्कस कर सके, क्योंकि अब वक्त उनके सामने अपनी ताकत साबित करने का है। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जंग जो है काफी जल्दी शुरू होने वाला है। और जूजी यहाँ से जाते वक्त परेशान होते हुए मन में मन सोच रही होती है कि शायद यहो के पास वाकई में बच के निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन अगर उसने वहां से निकलने के लिए अपने स्पिरिचुअल सी को वन कर दिया है तो मुझे इस बात का डर सता रहा है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मुझे आखिर क्यों हमेशा ये फीलिंग आती है कि जो लोग चमत्कार करने में माहिर होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि योहो अभी भी जिंदा है। और ठीक उसी वक्त जब हम योहो को देखते हैं तो वांग क्यूअर की सोल रिंग और सोल बोन उसके साथ मर्ज हो रहा होता है और इसके वजह से उसके अंदर की पावर एकदम से तेजी से बूस्ट होने लगता है और हर तरफ से अलग अलग कलर्स की एनर्जी बाहर निकल रहा होता है, जो सारे के सारे एक जगह आकर एक फॉर्म कर रहा होता है, एक स्पिरिचुअल आई। और इस आई की एनर्जी इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि योहो का जो लेवल होता है वो 60 से सीधा 70 के बॉटम तक पहुंच जाता है, यानी एक झटके में योहो ने 10 लेवल को पार कर लिया होता है। और उसके पूरे बॉडी से इतना ज्यादा रेडिएंट पावर निकल रहा होता है कि हर डायरेक्शन में उसके प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है और उसके आसपास की हवा तक भी वाइब्रेट करने लगता है। जबकि योहो के आगे जो डेस्टिनी बीस्ट होता है वो एक पोर्टल के अंदर एंटर करता है और उसके जाते ही वो पोर्टल भी एक तेज लाइट के साथ बंद हो जाता है और ये नजारा इतना ज्यादा चौंकाने वाला होता है कि पिंकी तक सन रह जाती है और वो हैरानी में कहती है कि योहो की बॉडी के अंदर से अचानक से 7 रंगों की तेज लाइट निकली जो एक छोटे से बीस्ट के रूप में बदल गया और फिर वो बीस्ट योहो के अंदर आए हुए क्रैक के अंदर समा गया। और पिंकी सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का किस किस लेवल के चमत्कार करता रहता है, हर बार कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट लेकर आता है जो किसी भी इमेजिनेशन से परे होता है। और फिर ठीक सीन उसी पल शिफ्ट होता है और तांग सेक्ट को देखते हैं जहाँ बांग डोंगर बेहोश पड़ी होती है, लेकिन उसी समय उसके पास के स्पेस एकदम से फटता है और उसमें से एक गोल्डन लाइट निकलता है जो सीधे बांग डोंगर की तरफ जाता है और उस लाइट की एनर्जी जैसे उसके बॉडी से टकराता है वो पूरी तरह से बांग डोंगर की बॉडी में समा जाता है और जैसे ही वो एनर्जी उसके अंदर जाता है वांग डोंगर के फोरहेड पर एक डिवाइन ट्राइडेंट ग्लो करने लगता है, जो इस बात का इशारा होता है कि उसके अंदर अब एक डिवाइन अवेकनिंग शुरू हो रहा है।
जो शायद पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। और इसके ऊपर गोल्डन लाइट अजीब तरीके से इकट्ठा होने लगता है, जिससे एक अजीब सी भारी फीलिंग होता है जैसे कुछ बड़ा खत्म होने वाला हो। और उसी के साथ हमें धीरे धीरे पता चलता है कि वांग क्योर का नामो निशान इस दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मतलब उसका एंड हो चुका है। ये ऐसा दिल में डर और खालीपन भर देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ वांग डोंगर को उसकी पूरी कॉन्शियसनेस और पावर्स वापस मिल चुका होता है और उसकी एनर्जी फिर से पूरे शरीर में बहने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हम योहो को उसी जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ वो अभी भी वांग क्योर को याद कर रहा होता है। उसके आंखों में दुख और अकेलापन साफ नजर आ रहा होता है। और वहीं पिंकी जो वहाँ मौजूद होती है वो इस नजारे को देखकर बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए सोचती है कि योहो के जो थॉट्स है वो आसपास के लोगों पर गहरा असर डाल सकता है। भले ही मैं सोल एम्परर लेवल के काफी करीब हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है जिससे मैं इस फीलिंग के तूफान को रोक सकूं। और ये सब देखकर दिल में एक अजीब सा डर उठता है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। और फिर हम योहो को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से खड़ा हो गया होता है। उसके आंखों में गुस्से की आग और आवाज में वो घमंड झलकता है जो सिर्फ किसी ऐसे सोल से निकल सकता है जिसने सब कुछ खोया हो। और अब वो एकदम भारी और गंभीर आवाज में कहता है, होली स्पिरिट कल्ट। और उस एक लाइन से पूरी जगह की हवा जम से जाता है और पिंकी के कानों में ये 3 शब्द ऐसे गूंजते हैं जैसे खुद डेथ नर्क का दरवाजा तोड़कर आ गया हो। और योहो के आवाज में वो दर्द और वो गुस्सा साफ झलकता है जो सिर्फ किसी ऐसे इंसान में हो सकता है जिसे अंधेरे ने उजाले में बदल दिया हो। फिर योहो कहता है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही वो तीनों वहाँ से निकलते हैं, कुछ दूर जाने के बाद योहो अलग हो जाता है, जिस पर पिंकी उससे पूछती है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो योहो कहता है, आंटी नान और पिंकी आप दोनों पहले यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं लौट कर तांग सेक जाने से पहले मुझे एक और जगह जाना है। और वह जगह है क्लियर स्काई क्लैन, जहाँ मैं वांग डोंगर को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। हालांकि योहो मन में कहता है कि अभी मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी एक ऐसी चीज है जो मुझसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे करने से मैं पीछे नहीं हट सकता। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम योहो को एविल फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं जहाँ हर तरफ अजीब सी खामोशी और डर का माहौल होता है। और इसी सन्नाटे के बीच योहो आइस एम्परर से कुछ करने को कहता है और आइस एम्परर बिना किसी सवाल के उसकी बात मान भी जाता है। और इसके बाद योहो अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन को एक्टिवेट करता है और तभी उसके बॉडी से जो ऑरा निकलता है वो इतना इंटेंस होता है कि कई किलोमीटर तक फैले सारे सोल भी डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। और इस जगह में एक अलग ही थ्रिल होता है जहाँ योहो खुद भी इस पावर से हैरान होता है और सोचता है कि आइस एम्प्रेस के ऑरा की वजह से सारे वेस्ट खुद ही दूर हट गए और इस तरह मुझे अननेसेसरी फाइट फेस नहीं करना पड़ा। और कुछ ही देर बाद 2 घंटे बीत जाते हैं जहाँ आइस एम्प्रेस उसे साफ साफ कहती है कि तुम्हें अब से और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस अब हर किसी को फील हो रहा है। और आइस एम्परर की बात सुनने के थोड़ी देर बाद योहो आगे बढ़ते हुए कहता है कि शायद यही वो जगह है जहां मुझे अगली डेस्टिनी मिलने वाला है। और आइस एम्परर भी बोलती है कि शायद तुम्हें यहाँ वो चीज मिल जाए जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। और इसी बातचीत के बीच दोनों कोर एरिया के बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं, जहाँ एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा टेंस और अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। और योहो डिसाइड करता है कि उसे अपने मेंटल डिटेक्शन का दायरा थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए ताकि ज्यादा प्रेजेंस महसूस कर सके। लेकिन तभी अचानक से उसे आसपास एक बहुत ही खतरनाक सा आवाज सुनाई देता है और उसके इंस्टिंक्ट तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कोई बहुत ताकतवर क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी हम देखते हैं एक डरावना और गजब का बीज जो दिखने में किसी डायनासोर की तरह होता है, वो योहो के पास से तेजी से निकलता है। और उसे देखते ही योहो की आंखों में एक सीरियसनेस भर जाता है, क्योंकि वो पहचान लेता है कि ये डीप ड्रैगन है जो कि अर्थ ड्रैगन टाइप का सोल बिस्ट है, जिसके पास एक ऐसी टेरिफाइंग सोल स्किल्स होता है जो इसे हर बार अपने दुश्मन को मारने पर ना सिर्फ एनर्जी रिगेन करने देते हैं जबकि इसके स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। और इसी ऑब्जर्वेशन के ठीक बाद हम देखते हैं कि इस डीप ड्रैगन पर अचानक से कोई बहुत ही खतरनाक सा अटैक कर देता है। और जैसे ही वो अटैक उस ड्रैगन के करीब पहुंचता है तो ये डीप ड्रैगन तुरंत ही एक मजबूत सा डिफेंसिव शील्ड को फॉर्म करता है जिससे वो उसे ब्लॉक कर सके। लेकिन वो अटैक इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि शील्ड बनने के बावजूद भी उसे जोरदार तरीके से छेद देता है और ड्रैगन को बुरी तरीके से घायल कर देता है। और इस पेन और ह्यूमिलेशन से भरा हुआ डीप ड्रैगन अब पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और अपनी सोल एनर्जी को अनलेश करता है इतने ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कि पूरे कोर एरिया के आसपास की जमीन तक कांप जाता है और उसके रिलीज पावर इतने बड़े एरिया में फैल जाता है। और इसी स्ट्रगल में योहो का प्रेजेंस रिवील हो जाता है और उसका छुपा हुआ लोकेशन उस ड्रैगन को पता चल जाता है। और तभी एक भारी और डरावनी एनर्जी के साथ जंगल के बीचों बीच एक मैसिव आई मैनिफेस्ट होता है जो सीधा योहो की तरफ देख रहा होता है। और ये नजरे इतना गहरा होता है कि योहो के रोंगटे खड़े हो जाता है
और वो सोचता है कि ये तो कोई ऑर्डिनरी एविल आई बीस्ट नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे अब ये मेरी हर एक हरकत पर नजर रखने आया है। लेकिन तब भी इसका एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल नहीं है, और ये कुछ इस तरीके का है जैसे कि सोल और स्पिरिचुअल पावर को एक साथ मिलाकर एक नई टाइप की एनर्जी तैयार की गई हो। लेकिन ये वो चीज नहीं है जिसकी तलाश में कर रहा था। और अब क्योंकि योह की पोजीशन पूरी तरीके से रिवील हो चुका है, तो वहाँ मौजूद दोनों ही बीस्ट अचानक से पूरे अटेंशन के साथ योह की तरफ देखने लगता है, और योह भी इनकी नजरों का एहसास करते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है और हल्की सी मुस्कान के साथ अपने लफ्जों में कहता है कि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करूं। तुम लोग जो कर रहे थे प्लीज करते रहो, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही योह थोड़ा आगे बढ़ता है और दबे पांव वहां से क्विकली निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोनों बीस्ट एक झटके में रिएक्ट करते हैं और एक साथ जोरदार गुस्से से दहाड़ते हैं, और इनकी रेज इतनी इंटेंस होता है कि हवा में मौजूद ऑरा ही बदल जाता है। और यह इस सीन को देखते हुए कहता है, वाह, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों इतने जल्दी दोस्त बन जाओगे। और फिर दोनों बीस्ट अपने रिस्पेक्टेड पोजीशन में आकर एक साथ लड़ाई की स्टेट में आ जाते हैं और अपने टेरिफाइंग एनर्जी को एक साथ कंडेंस करने लगते हैं, जैसे कि अब ये योह के कॉमन एनिमी समझ चुके हो। तो योह कहता है क्योंकि तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर चलो, फिर अच्छे से ही लड़ा जाए। और तभी हम देखते हैं योह के फोरहेड पर एक नई स्पिरिचुअल आई बन जाता है, जो ना सिर्फ पहले से ज्यादा बड़ा बल्कि कई ज्यादा खतरनाक भी होता है। और इस बार जैसे योह अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करता है, तो एक चमकदार गोल्डन लाइट उसके अंदर से निकलता है और एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल अटैक के रूप में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों चलो, इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के साथ।